उधमपुर गांव में दो जाति के लोग रहते हैं। एक है ऊंची जाति के अमीर लोग और दूसरे हैं निचली जाति के गरीब लोग। ऊंची जाति के अमीर लोग हमेशा अपने गांव के निचली जाति के लोगों को भला बुरा सुनाते। इसके साथ ही उनका अपमान करने के लिए हर निचली जाति के लोगों के नाम के पीछे लाल लगा शब्द का प्रयोग करते। एक दिन एक निचली जाति का लड़का सोहन ऊंची जाति के लोगों के ऑफिस में नौकरी की तलाश में आता है। साहब, मेरा नाम सोहन है और मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। क्या नाम बताया तुमने अपना? सर, मेरा नाम सोहन है। तुम्हारा नाम सोहन लाल है और तुम नीची जाति के हो, समझे? इसीलिए अपने नाम के पीछे लाल लगाया करो। और हाँ, तुम्हें पता है ना, हमारे ऑफिस में निचली जाति के लोग काम नहीं करते। दफा हो जाओ यहाँ से। पर साहब, मेरे पास डिग्री है और मुझे ऑफिस का सारा काम आता है। तुम्हारे पास डिग्री हो या फिर सोने के बिस्किट, मुझे उससे क्या लेना देना। हाँ, हो तो तुम निचली जाति के गवार ही ना। इस तरह से अपनी बेइज्जती होते देख सोहन चुपचाप ऑफिस से चला जाता है। सोहन एक पढ़ा लिखा और होशियार लड़का है। कोई भी अमीर लोग उसे अपने ऑफिस में काम नहीं दे रहे थे। आज ऑफिस में हुई बेइज्जती की वजह से सोहन रोने लगता है। उसे रोता हुआ देख एक निचली जाति का लड़का सुनील उसके पास आता है। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? भाई, मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें पता नहीं, हम निचली जाति के लोगों के लिए कोई नौकरी है ही नहीं। पर मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मेरे पास तो डिग्री भी है। भले ही तुम कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन वो लोग इस बात को थोड़ी ना समझेंगे। सही कहा भाई तुमने। आज मैं ऊंची जाति वाले आदमी के ऑफिस में नौकरी की तलाश करने के लिए गया था। उसने मुझे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। हमारी किस्मत में सिर्फ अमीर लोगों के कपड़े धोना लिखा है। उनके साथ ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं। और जितना जल्दी हो सके तुम ये बात समझ लो और धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए आ जाओ। सोहन समझ जाता है कि उसे नौकरी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो अगले दिन से धोबी घाट पर कपड़े धोने के लिए चला जाता है। नीची जाति के सभी लोग दिन भर मेहनत करके धोबी घाट पर अमीर लोगों के कपड़े धुलकर अपनी रोजी रोटी चलाया करते हैं। पर एक दिन अचानक से कुछ अमीर लोग धोबी घाट के सामने एक कारखाना बनाने के लिए आते हैं और निचली जाति के धोबियों को धोबी घाट खाली करने की धमकी देते हैं। हम लोग यहाँ सामने मैदान में एक बड़ा कारखाना खोल रहे हैं। तुम सभी लोग ये धोबी घाट छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाओ। पर ये धोबी घाट तो हमारी है, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो खाएंगे पिएंगे क्या? तू तो वही है ना जो कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में काम मांगने के लिए आया था। हाँ, मैं वही हूँ जिसे पढ़ा लिखा और डिग्री होने के बावजूद भी आपने काम पर नहीं रखा। बहुत जुबान चल रही है तेरी। भूल गया कि तू निचली जाति का है। कैसे भूल सकता हूँ साहब, इसी वजह से तो काबिल होने के बावजूद भी मैं यहाँ धोबी घाट पर कपड़े धो रहा हूँ और आप बिना डिग्री के भी ऑफिस में कुर्सी पर बैठकर बिना मेहनत करे तनख्वाह ले रहे हैं। बदतमीज, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अगर तुम लोगों ने आज के आज धोबी घाट खाली नहीं किया तो तुम लोगों को गांव से निकलवा दूंगा। इतना कहकर दीपक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। निचली जाति के लोगों के पास धोबी घाट पर काम करने के अलावा रोजी रोटी का दूसरा कोई साधन नहीं है, इसीलिए वो लोग धोबी घाट को खाली नहीं करते हैं। तब दीपक एक पंचायत बुलाता है। सरपंच जी, हम लोग धोबी घाट के सामने के मैदान में कारखाना खोलना चाहते हैं, पर इस धोबी घाट की वजह से कोई भी ऊंची जाति का आदमी उस कारखाने में काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरपंच खुद ऊंची जाति का है, इसलिए वो दीपक की बात मानकर निचली जाति के लोगों को धोबी घाट खाली करने के लिए कहता है। अगर कारखाना खुलेगा तो इससे हमारे गांव का विकास होगा, इसलिए आप सभी लोग इस धोबी घाट को खाली करके कहीं और चले जाइए। यही पंचायत का फैसला है। सरपंच साहब, कारखाने के सामने धोबी घाट होने से क्या नुकसान है? तुम पंचायत के फैसले पर उंगली उठाकर
पंचायत का अपमान कर रहे हो। साहब, अगर धोबी घाट छोड़ना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? ये तो तुम ही लोग जानो कि कहाँ जाओगे और क्या खाओगे। बस पंचायत का फैसला है कि तुम लोग धोबी घाट खाली कर दो। निचली जाति के लोगों को पंचायत का फैसला मानकर धोबी घाट को खाली करना पड़ता है। सभी लोग अपना सारा सामान लेकर पहाड़ी पर चले जाते हैं और पहाड़ी पर झरने के नीचे काम शुरू करते हैं। सोहन गीले कपड़े को धोने के लिए पहाड़ी पर पटकता है, जिससे पहाड़ी पर लगी धूल मिट्टी साफ हो जाती है और वो जगह चमकने लगती है। सोहन को कुछ भी समझ नहीं आता। उसे लगता है कि सूर्योदय के कारण सूरज की किरण पहाड़ी पर गिरने से पहाड़ी चमक रही है। वो अपने दोस्त सुनील को आवाज देता है। सुनील भाई, ये देखो, ये पत्थर सूरज की रोशनी से कैसा चमक रहा है। पत्थर की चमक देखने के लिए सुनील पास आता है तो ये देखकर वो चौंक जाता है। ये सूरज की रोशनी से नहीं चमक रहा, बल्कि ये तो सोने का पत्थर है। क्या सच कह रहे हो? मैंने कई साल पहले एक सुनार के साथ काम किया था। सोने की चमक को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। चलो देखते हैं और कितने पत्थर हैं सोने के। सोहन और सुनील पहाड़ी के दूसरे पत्थरों पर गीले कपड़े पटकते हैं, जिससे उन पर लगी धूल मिट्टी की परत हट जाती है और सभी सोने के पत्थर चमकने लगते हैं। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। ये तो पूरा का पूरा पहाड़ सोने का है। हाँ, इस सोने को बेचकर हम लोग अपने लिए पक्के मकान बना सकते हैं और खुद के लिए एक कारखाना भी खोल सकते हैं। सभी निचली जाति के लोग पहाड़ से कुछ सोना लेकर उसे शहर में ले जाकर बेचते हैं और उससे मिले पैसों से अपने लिए पक्के मकान बनवाते हैं। सुनील और सोहन सोने बेचकर मिले पैसों से अपना एक नया कारखाना खोल देते हैं। दूसरी तरफ दीपक और बाकी अमीर लोगों का कारखाना आर्थिक मंदी की वजह से बंद हो जाता है और जब उन्हें सोने के धोबी घाट का पता चलता है तो सभी अमीर सोना लेने के लिए पहाड़ी पर आते हैं। दीपक निचली जाति के लोगों से छुपकर अपनी जेब में भर लेता है, पर उसे ऐसा करते हुए सुनील देख लेता है। चोर, चोर! सुनील की आवाज से सभी निचली जाति के लोग दीपक को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, पर तभी सोहन बीच में आ जाता है। ऐसा क्या हुआ साहब जी, जो आपको चोरी करने की नौबत आ पड़ी? मैं चोर नहीं हूँ। आर्थिक मंदी की वजह से हमारा कारखाना बंद हो गया है और हमारा सारा पैसा बर्बाद हो गया। हम सब लोगों के घर तक बिकने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे कारखाने में नौकरी कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने अपने ऑफिस में तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। कोई बात नहीं, मैं उस बात को भूल गया हूँ। सोहन दीपक और बाकी सब अमीर लोगों को माफ कर देता है और सभी अमीर लोगों को अपने कारखाने में नौकरी दे देता है और अब सभी निचली जाति और ऊंची जाति के लोग मिलजुल कर खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। एक गांव में हीरालाल नाम का एक आलसी किसान अपनी पत्नी सरला के साथ रहता था। वो दिन रात बड़े बड़े सपने देखता रहता था। उसकी पत्नी दिन रात खेतों में मेहनत करती और हीरालाल पूरे दिन पेड़ की छाया में बैठकर अपने सपनों में खोया रहता। उसके पास संपत्ति के नाम पर थोड़ी सी जमीन, एक झोपड़ी और सिर्फ 2 बैल थे। शादी के काफी साल बाद भी वो संतान सुख से वंचित था। उसकी पत्नी अपने पति के आलस से बहुत परेशान रहती थी। आज भी उसकी पत्नी जब खेत से वापस लौटी तो हीरालाल को आराम करते हुए देखकर वो आग बबूला हो गई। सारा दिन बैलों की तरह खेतों में काम करती हूँ, फिर ऊपर से घर पर आकर सारा खाना भी बनाना पड़ता है और तुम सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहते हो। अरे क्यों चिंता करती हो सरला, बस कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद हम दोनों पैसों में नहाएंगे। हीरालाल की बात सुनकर सरला अपना माथा पीट कर बोली, कुछ दिनों में क्या हो जाएगा जी? हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई।
कि मुझे तुम्हारे जैसा आलसी पति मिला। काम धंधे में हाथ तो बटाते नहीं हो, बस पड़े पड़े मुंगेरी लाल के जैसे हसीन सपने देखते रहते हो। तुम्हारे बेतुके सपने सुनते ही मेरा आधा जीवन कट गया। एक तो भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा आलसी पति दिया और ऊपर से संतान सुख से भी वंचित कर दिया। तभी वहाँ पर जमींदार सूरत सिंह अपने आदमियों के साथ हीरालाल के घर में घुस आया और उसने क्रोधित होकर हीरालाल से कहा, मुझे मेरे पैसा वापस चाहिए हीरालाल। मैं कुछ दिनों में आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा जमींदार साहब। हीरालाल, तू पिछले 6 महीनों से मुझसे ऐसे ही बोलकर बेवकूफ बना रहा है और मैं हर बार तेरी बात पर विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मुझे आज अभी और इसी वक्त अपने सारे पैसे चाहिए। हे भगवान, क्या ये तुमसे भी पैसे लेकर आए हैं? मुझसे क्या पूछती हो? अपने इस निकम्मे पति से क्यों नहीं पूछती? काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। जमींदार की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोकर कहने लगी, हे भगवान, ये कैसा पति दिया है तूने। मैं इनके कर्जे चुका चुका कर तंग आ चुकी हूँ। कल ही तो मैंने बिरजू नाई को पैसे दिए थे, ये उससे भी पैसे लेकर आ गए थे। अपनी पत्नी को रोते हुए देख हीरालाल भावुक हो गया। वो हाथ जोड़ते हुए सूरत सिंह से बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं इस बार पक्का वादा करता हूँ कि मैं कुछ दिनों में आपकी सारी रकम लौटा दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं? तू दिन भर कुछ काम तो करता नहीं है। तेरी पत्नी ही तेरे घर का खर्चा चलाती है। कल से मैं भी अपनी पत्नी के साथ खेतों में काम करूंगा। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी मेहनत कर सकता हूँ। हीरालाल, मेरा एक उसूल है, जब भी मैं किसी के घर पर अपना कर्जा लेने जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता। असल तो मैं तुमसे बाद में वसूल लूंगा, पर ब्याज आज तो मैं अभी इससे वक्त लेकर जाऊंगा। दरअसल जमींदार की निगाह हीरालाल की उपजाऊ जमीन पर थी और वो इसी लालच में हीरालाल को वक्त पर वक्त दिए जा रहा था, मगर हीरालाल उसकी चाल को समझ नहीं पाया। सुनो, मैं ब्याज के एवज में तुम्हारे इन 2 बैलों को लेकर जा रहा हूँ। सूरत सिंह की बात सुनकर सरला फूट फूट कर रोने लगी। सरला को रोता देख सूरत सिंह मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, रो मत सरला बहन, मुझसे किसी का रोना देखा नहीं जाता। मैं तुम्हारे बैल ले जा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में ये मुर्गी तुम्हारे लिए देकर जा रहा हूँ। तुम तब तक इस मुर्गी से अपने खेतों में हल चला लेना। वो उन लोगों का मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। सरला फूट फूट कर रोने लगी, हे भगवान, तूने हमें संतान सुख से वंचित क्यों रखा? आज अगर मेरा कोई बेटा होता तो उस जमींदार की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारे बैल ले जा सकता। रो मत सरला, भगवान पर विश्वास रखो, वो हमारी मदद जरूर करेगा। भगवान भी तुम जैसे आलसी लोगों की मदद नहीं करता। लो पकड़ो ये मुर्गी और जाओ खेतों में और खेत जोत कर दिखाओ। इतना कहकर सरला गुस्से में घर से बाहर चली गई और कब हीरालाल लेटकर सोचते सोचते गहरी नींद में सो गया, उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब हीरालाल की आंख खुली तो उसके सामने एक पीले रंग का अंडा पड़ा हुआ था। वो अंडा चमक रहा था। उसने अंडे को उठाकर देखा तो वो अंडा सोने का था। हीरालाल ने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया। हे भगवान, कल ही इस आदमी के बैल छीने हैं, फिर भी ये अपनी हरकत से बाज नहीं आया। अभी भी सपने देख रहा है ये। हीरालाल ने वो अंडा सरला को पकड़ा दिया। ये तो सोने का ही अंडा है। हाँ सरला, अब हम इस सोने के अंडे को बाजार में बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देंगे और देखते ही देखते हम माला माल हो जाएंगे। सरला के हाथ से अंडा गिरकर टूट गया। टूटे अंडे में से सोने की पीली पीली किरणें फूट पड़ी और देखते ही देखते उन किरणों ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया, मगर उसका पूरा शरीर पीला सोने के जैसा था। ये देखकर सरला और हीरालाल डर गए। उन्हें डरा देखकर सोने का इंसान बोला, डरो मत, अंडा आपके हाथों से टूटा है तो मैं आपका पुत्र हूँ और आज से आप मेरी माँ। ये सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए।
लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। अगर मेरा बेटा होता तो मैं उसका नाम रमेश रखती। आज से मैं तुझे रमेश कहकर बुलाऊंगी। आप दोनों अब बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज से मैं हल चलाऊंगा। लेकिन तुम कैसे चलाओगे बेटा? बैल तो जमींदार छीन कर ले गया है। आप चिंता मत कीजिए माँ, मुझे हल चलाने के लिए बैल की जरूरत नहीं है। मुझ में अकेले ही 100 बैलों की शक्ति है। उस दिन के बाद रमेश हीरालाल के खेतों में हल चलाने लगा और इसी बीच रमेश हीरालाल के लिए सगे बेटे से भी बढ़कर हो गया। कुछ ही महीनों में हीरालाल की फसल तैयार हो गई, मगर फसल जैसे ही कटी तो सारी की सारी फसल सोने की बन गई। ये सब आपका है बाबा। आपकी इच्छा थी कि आप बहुत ज्यादा अमीर बने। समझ लीजिए कि भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। रमेश ने ये बोला ही था कि जमींदार सूरज सिंह अपने कुछ आदमी के साथ वहाँ पर आ पहुँचा और चीख कर बोला, हीरालाल, मुझे मेरी मुर्गी वापस कर। मैं जानता हूँ उस मुर्गी ने तुझे सोने का अंडा दिया है और उसी सोने के अंडे से तेरा ये बेटा निकला है। जब तेरे घर पे ये चमत्कार चल रहा था तो उस वक्त मेरे घर पर बर्तन मांजने वाली नौकरानी दूर से इस मंजर को देख रही थी, मगर उस बेवकूफ औरत ने मुझे ये घटना आज बताई। और हाँ, तेरी ये सोने की फसल भी मेरी है। तुम चाहो तो ये सारे सोने की फसल ले जाओ, मगर मुझसे मेरे बेटे को मत छीनो। मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए, ये फसल नहीं। तू एक नंबर का बेवकूफ आदमी है हीरालाल। मुझे ये तेरा सोने का इंसान नहीं चाहिए। मुझे वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और ये फसल चाहिए। तभी वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए और गुस्से से जमींदार की ओर देखकर बोले, ये जादुई मुर्गी मुझे एक देवता ने भेंट की थी। मैं ध्यान में मग्न था और तू उसी का फायदा उठाकर इस मुर्गी को चुरा कर ले आया। बेवकूफ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अभी और इसी वक्त पत्थर का बन जा। ऋषि के इतना कहते ही जमींदार और उसके सारे आदमी पत्थर के बन गए और वो मुर्गी उस ऋषि के पास आ गई। ऋषि ने हीरालाल से कहा, क्या तुझे ये सोने की फसल चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ रमेश चाहिए। हीरालाल की बात सुनकर ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू सोना मांगता तो मैं तुझे भी पत्थर का बना देता। जा, ये सोने की फसल भी तेरी और ये सोने का इंसान भी। इतना कहकर ऋषि और वो मुर्गी वहाँ से गायब हो गए। हीरालाल के सारे सपने सच हो गए थे।